Hello, my dear students. Once again, you are Aradhna ma'am. Welcome, see you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Without wasting time, without any introduction, you are quite smart and very much familiar that we were discussing the topic, the rise of nationalism in Europe. Okay, I have uploaded the four parts of this chapter, and today we are going to discuss the next part of this chapter, fifth video on this chapter. Getting my thing? So without any introduction, let's move directly to our today's topic, the age of revolution 1930 to 1940. Revolutions हुई हैं 1930 से लेकर 1948 तक. That's why this time period is known as the age of revolutions. What sort of revolution took place, what changes took place during this period, we will discuss. Okay, so let's move to the board. The very first is, as you are familiar, 1815 में क्या हुआ है? इन सब ने मिलकर हरा दिया है. ब्रिटेन, रशिया, जर्मन, इन सब ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हरा दिया और खत्म हो गया. नेपोलियन के खत्म होने के बाद फिर वही रिवाइव हो गया ओल्ड रिजीम. फ्रांस में बर्बन बिस्किट्स की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्बन डायनेस्टी. वो दोबारा रिवाइव कर दी गई है और लुइस फिलिप को दोबारा गद्दी पे बिठा दिया गया है. वही पुराना जो ओल्ड रिजीम था वो स्टार्ट हो गया. कंजर्वेटिव्स आ गए हैं. सुप्रीमेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड सुप्रीमेसी ऑफ चर्च ये आना स्टार्ट हो गया. बट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज थे वो सप्रेस नहीं हो पाए, पूरी तरह से खत्म नहीं. लिबरल्स और नेशनलिस्ट वो जो थे अंदर से, जिसको हम लोग कह लें, दे वर एक्टिवली वर्किंग, सीक्रेटली वर्किंग, इंक्रीजिंग देयर पावर. वो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे और आगे के आगे अपना काम कर रहे थे. ऑल्दो ओल्ड रेजिम केम बैक, दोबारा से इन सब ने अपने सिस्टम बना दिए थे, हमने कहा था. और किस तरह से फ्रांस की चारों तरफ से घेराबंदी, जिसको हम लोग कह देते हैं, सीज कर लिया था. दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि दोबारा से अगर रेवोल्यूशनरी या कोई रेवोल्यूशन उठे या कुछ हो तो वहीं पे उसको सप्रेस कर दिया जाए, वहीं पे कुचल दिया जाए ताकि पूरे यूरोप में ना हो. उसका असर पूरे यूरोप तक ना स्प्रेड हो. जो अरिस्टोक्रेसी है या ओल्ड रिजीम है वो कायम रहे. दैट्स वाई ये सारी, बट इतनी स्ट्रैटेजिकली काम करने के बावजूद जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे, दे वर इंक्रीजिंग देयर वर्किंग स्टाइल और अलग अलग ढंग से वो काम कर रहे हैं और ज्यादा. ये जो थे अलग अलग तरह से एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, क्या है, डिफरेंट रेवोल्यूशन से. क्योंकि अब लिबरल जो थे और नेशनलिस्ट थे, अब वो ओल्ड रिजीम के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, जहां पे कॉमन पीपल को राइट नहीं है, नो क्वेश्चन रिगार्डिंग साइंस एंड रीजनिंग. विदाउट रीजनिंग अब वो जीना नहीं चाहते हैं. साइंस जो मॉडर्न आइडिया है उनको वो पुराना बैकवर्ड इग्नोरेंट थिंकिंग लेके कि चर्च को ही सारे राइट है और रॉयल फैमिलीज विल एंजॉय ऑल द राइट एंड विल नॉट पे एनी टैक्सेस, होल वर्क. अब वो सिस्टम नहीं चलाना चाहते थे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है. लिबरल और नेशनलिस्ट जो थे ये मेनली थे कौन बेटा? दीज वर द मिडिल क्लास. आई हैव टोल्ड यू कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से रैपिड चेंज आया. पीजेंट्स रूरल एरिया से भी काफी मूव कर रहे हैं सिटीज में इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ये जो थे इन्होंने वहां पे, इनमें से कुछ एक जो थे इंडस्ट्रीज या घरों में काफी काम, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो. काम करके थोड़े से पैसे आ गए और उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया. इनमें से बहुत से लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत अलग अलग तरह के पोएट,
ओके। सो राइटर्स ये बन गए हैं, फिलोसोफर, तो इन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी है जो प्रिवेलिंग रिजीम या सिस्टम था कि व्हाई इज दिस सो, ओके। कॉमन पीपल की क्यों नहीं राइट है, या वही क्यों एंजॉय करें एरिस्टोक्रेसी, ओके, और रॉयल फैमिलीज या फिर चर्च को क्यों पूरी अथॉरिटी मिलनी चाहिए। सो ये एजुकेटेड मिडिल एलीट थे और इन्होंने स्लोली स्टैडली काम करना शुरू किया है। अब बर्बन जिसको हम लोग कह ले वो डायनेस्टी वापस आ गई है, लुई फिलिप ने काम करना शुरू कर दिया, बट फिर भी ये लिबरल और नेशनलिस्ट अपना करें, तो इसलिए अपहिल फर्स्ट थोड़ा झटका लगना शुरू हो गया, रेवोल्यूशन आनी शुरू हो गई। फ्रांस में ये स्टार्ट हो गया जुलाई 1830 में, ये रेवोल्यूशन की चिंगारी आई है वहां पे, ओके। और फ्रांस में यहाँ पे जब ये 1830 में आई है तो क्या हुआ, लुई फिलिप ये किस तरह से कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड, आई विल डिस्कस कि लुई फिलिप कैसे भाग गए वहां से फिर से डर के। सो जब ये रेवोल्यूशन 1830 में आई, 1815 में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी दोबारा रिवाइव हो गई है, दोबारा सेट की है। 15 ईयर बाद, 15 सालों के बाद 1830 में बर्बन डायनेस्टी जो है उसको छोड़ के लुई फिलिप जो 1850 में गद्दी 15 में गद्दी पे बैठा था, अब उनको 1830 में छोड़ के भागना पड़ा, जब फिर से रेवोल्यूशन हो गई है, ओके। आप ये लाइए यहाँ पे, जुलाई रेवोल्यूशन ने एकदम से स्पार्कल चिंगारी ये बिठा दी है, और इसकी चिंगारियां जो है ब्रसल्स में भी आई है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये रेवोल्यूशन हुई तो बेल्जियम जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, ब्रेकिंग अवे, और इससे बेल्जियम जो टूटा तो यूनाइटेड किंगडम थी नीदरलैंड अलग हो गया है, ओके। ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, सेपरेट हो गया ये, क्योंकि मैंने आपको बोला था, आई हैव टोल्ड यू कि किस तरह से जो पावरफुल नेशन थे उन्होंने कैसे रीऑर्गेनाइज्ड कर दी सारे के सारे कंट्रीज या स्टेट्स, अपनी मर्जी से कट किया, इधर का उधर पैच वर्क किया है। तो ये सबसे पहले 1830 में बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ है, किससे, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड में। और दूसरा क्या हुआ है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है। ये ग्रीक या ग्रीस जो था बेटा, पहले इसको समझ लो, 15 सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर का था पार्ट, और मुस्लिम एम्पायर के अंडर था। तो ऑल्दो ये क्रिश्चियन थे बट यूरोपियन नेशन के साथ थे, बट यूरोप के साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं रखा गया, इनको मीलों दूर, इनके ऊपर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो अब क्या हुआ, जितने भी यूरोपियन नेशन थे, जब ये फ्रांस से फिर से रेवोल्यूशन, बेल्जियम सेपरेट हो गया, तो ग्रीक की इंडिपेंडेंस की भी वॉर स्टार्ट हुई। इनकी प्रेज में बहुत से पोएट्स हैं, लॉर्ड बैरन जैसे लिखे हैं उन्होंने, और वो तो इनके लिए स्ट्रगल इंडिपेंडेंस वॉर के लिए भी गए हैं। लॉर्ड बैरन पोएट हैं ये, और वहीं पे ये 1824 को उनकी डेथ हो जाती है फीवर के साथ, ओके। सो ये यूरोपियन नेशंस को ग्रीस के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी थी, क्योंकि यूरोप के साथ होते हुए भी इनको बहुत दूर रखा गया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बना दिया गया था 15 सेंचुरी से। अब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और यूरोपियन जो थे पीपल, ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, इनसे काफी इनको हेल्प मिल रही थी, दे वर हेल्पिंग, ओके। सो इनको हेल्प मिली, और एटलीस्ट जो थे ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, किससे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, और इसके अकॉर्डिंगली ग्रीस जो है अब ये एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया था कितने सालों बाद, ओके। जो 15 सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, ये बिल्कुल, इसको यूरोपियन यूनियन का क्रैडल भी कहते हैं। सो अब यूरोपियन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, रेवोल्यूशन का मूवमेंट जब स्टार्ट हुए 1830 से, तो इधर भी वो चिंगारी पहुंची, और ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, और
ओके, ये बहुत एक ग्रेट अचीवमेंट थी। ओके, देन मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग आनी शुरू हुई है। बहुत से राइटर्स, पोएट, प्रोज इन्होंने अपनी पोइट्री में नेशनल फीलिंग ओके अपनी एक्सप्रेस करनी शुरू की है। और ये पूरे यूरोप में ये पोएट्स जो हैं, ये राइटर्स जो हैं, प्रोज राइटर्स जो हैं, एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग लेके हैं, सेंटिमेंट, इमोशंस इनके सबके एकदम से बढ़ा दिए। ठीक है, और इस तरह की रोमांटिक स्टोरीज, नॉवेल्स आने शुरू किए हुए हैं कि एक नेशन के होने के बावजूद ये बाउंड्रीज क्रॉस करके ऑल ओवर द यूरोप, क्या पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं। और इस तरह से ये नेशनलिस्ट फीलिंग जो है इससे काफी प्रोज है। कल्चर ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया। आई हैव टोल्ड यू कि उस टाइम की आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक में ये सारे नेशन से रिलेटेड, अरिस्टोक्रेसी, रॉयल फैमिली किस तरह से सप्रेस करें या फ्यूडल लॉर्ड्स किस तरह से करें, कॉमन पीपल के फंडामेंटल के राइट्स के इशू उठाए गए, कॉमन पीपल की किस तरह से वो एंजॉय करें, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनको ये सारा इसके थ्रू पहुंचा है। उस टाइम पे नेट तो था नहीं, टीवी तो था नहीं जो चलो जी न्यूज पब्लिश हो जाए, नॉट एट ऑल। ये राइटर्स का, फिलोसोफर्स का, पोइट्स का ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग और सेंटिमेंट को इरोज करने के लिए, और रोमांटिसिज्म, ठीक है, किस तरह से अपने कंट्री के साथ, अपनी कल्चर के साथ, और किस तरह से कुछ एक रोमांटिक नॉवल के थ्रू हर कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, अपने सेंटिमेंट, इमोशंस ऐसे लग रहा था उनके अपने ही हैं। ओके, सो ये कैरेक्टर जो है नॉवेल्स के, पोइट्री के, नेचर चाहे किसी और कंट्री का हो, किसी और जियोग्राफिकल एरिया को हो, बट वो अपना ही फील कर रहे थे। इस तरह से कलेक्टिवनेस की फीलिंग आई और नेशनल फीलिंग अरोज हुई है। देन आई क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज। आई हैव टोल्ड यू कि जिस तरह से पोइट्री, पेंटिंग, आर्ट, ड्रामा, प्रोज ये सब कुछ उस टाइम बना है, तो इस तरह से उनको कलेक्टिवनेस की फीलिंग और हेरिटेज, कल्चर हमारी क्या है, किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग सेम है, ये फीलिंग आई। और वो ठीक है काम करके रेवोल्यूशन में एक दूसरे का, चाहे वो फ्रांस से बाउंड्री क्रॉस करके बेल्जियम को इंडिपेंडेंट किया, ग्रीस को किया है, कलेक्टिवनेस की फीलिंग, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कौन? लिबरल नेशनलिस्ट। ओके, और इसमें बहुत सारे पोएट्स भी और राइटर्स भी, ड्रामेस्टिक और आर्ट वर्कर जो भी है, आर्टिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी इन्होंने पार्ट प्ले किया है। सो ये जो थी कॉमन कल्चर, इनको पता लग गया कि हमारी पास्ट में भी कॉमन कल्चर थी, कस्टम था, और इस तरह से अलग अलग नेशन से चाहे हम लोग बिलोंग करते हैं। सो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। ये जो थे इन्होंने 1744 टू 1803 तक इन्होंने अलग अलग राइटिंग्स लिखी है। बट इन्होंने कहा है अगर अपनी किसी भी नेशन ने, अबाउट इंडिया ऑल्सो, अगर अपनी रियल कल्चर, रियल आइडेंटिटी आपने अगर देखनी है तो वो लोक डांस, लोक गीत, लोक जो होते हैं हमारी कला, संस्कृति, ओके, जो लोक कथाएं, ओके, इनमें ढूंढो। इफ यू वांट टू फाइंड योर रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल कल्चर को देखना चाहते हो, देन ये इन्होंने क्या किया है फिर? फोक डांस, फोक कल्चर, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक क्या है ये, अलग अलग नृत्य, लोक नृत्य, लोक गीत जिसको हम लोग कहते हैं, लोक कथाएं, ओके। सो ये इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया।
हमारी आइडेंटिटी, हमारा नेशन, हम लोग तब पूर्ण होंगे, कंप्लीट तब होंगे जो हम अपनी लोक गीतों को रिवाइव करेंगे। गेटिंग माई थिंग? हमारी इतना, यू कैन से ईच एंड एवरी नेशन की जो रिकॉर्ड्स कह लो, जो हम लोग कह लें कि इतना प्रिजर्व नहीं किया हुआ है, जो कॉमन पीपल के पास होती है अपनी, हर स्टेट की आप देख लो, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके पास जो अपनी पुरानी विरासत है, जो उनके पास है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सो ये राइटर थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने कहा था कि आप अगर अपनी पहचान चाहते हो, अपना नेशन चाहते हो, तो पहले अपने लोकगीत, लोक नृत्य, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक कल्चर और फोकल्योर, ये सारे के सारे आप रिवाइव एंड प्रिजर्व एंड टेक केयर, उसकी पहले रिस्पेक्ट करो, उसको डिग्निटी, सम्मान ऊपर लेके आओ और ज्यादा। और इसमें जो है पोलैंड, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोलैंड। पोलैंड जो थे, ये रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने इनको पार्टीशन कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, क्योंकि ये पावरफुल नेशन थे। पहले भी इन्होंने, आई हैव टोल्ड यू कि किस तरह से अलग अलग कंट्री को अपनी, क्योंकि अलग अलग एरिस्टोक्रेटिक डायनेस्टी थी, ओके, ये अलग अलग राज घराने थे, इन्होंने अपनी गद्दियां, अपनी राज गद्दी, अपनी डायनेस्टी सेव करने के लिए, अपने ऐश आराम की जिंदगी के लिए किस तरह से सारे के सारे नेशंस को, स्टेट्स को काट दिया कि फ्रांस के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाए और दोबारा से कोई भी रेवोल्यूशन हो वहीं पे दब जाए, बट राजघराने ना खत्म हो, एरिस्टोक्रेसी, रॉयल फैमिली, चर्च का जो है वो खत्म ना हो, ठीक है, अथॉरिटी या पावर ओल्ड रिजीम रहे। सिमिलरली यहां पे भी किया है पावरफुल नेशंस ने, रशिया, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, सॉरी पर्शिया, R means रशिया, A means ऑस्ट्रिया, P means पर्शिया, इन सब पावरफुल नेशंस ने क्या किया है, पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया है। और फिर इसके लिए करोल कुरपेंस्की, ये एक बेटा यू कैन से म्यूजिशियन थे, इन्होंने ऑपरा और अपने म्यूजिक के थ्रू, ठीक है, फिर से रिवाइव किया है। और इन्होंने क्या किया है, फोक डांसेस थे उस टाइम पे पोलैंड में भी, और पोलैंड में पोलेनाइज और मुजावका, ये फोक डांस के नाम है। इन्होंने ये पोलेनाइज और मुजावका फोक डांस, लोक नृत्य हम लोग कहेंगे, इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया कि ये एक नेशनलिस्ट सिंबल बन गए। गेटिंग माई थिंग? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रेट फिलोसफर, राइटर, पोएट्स जितने भी थे, उन्होंने कहा कि अपने नेशन की अगर अलग पहचान, एक रियल आइडेंटिटी आप फाइंड करना चाहते हो, तो लोग फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक कल्चर यू कैन से, एंड कॉमन पीपल की जो लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनको रिवाइव करो, रिस्पेक्ट दो, आपकी अपनी रियल कल्चर सामने आएगी, रियल नेशन। सो इसीलिए ये जो थे केरोल कुरपेंस्की, इन्होंने अपने, एक म्यूजिशियन थे, अपने म्यूजिक के ऑपरा, पता है आपको, एक हमारे लोगों का, जैसे इंडिया का शास्त्रीय गीत, हम लोग शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय म्यूजिक कह लो, इसी तरह से यूरोपियन का ऑपरा, इन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू, ऑपरा ये एक लोक कथाएं गाने का एक तरीका है, उनका मेथड, सो उसके थ्रू उन्होंने पोलेनाइज और मुजावका, ये फोक डांसेस थे कॉमन पीपल के, कबीले के लोगों के, उनको इतना ज्यादा इन्होंने पॉपुलराइज कर दिया पूरे देश को कि ये टर्न हो गए, नेशनलिस्ट सिंबल बन गए, ठीक है। हमारी स्टैम्प्स में, या पुराने टाइम पे होते थे जब हम लेटर स्टैम्प्स के ऊपर भी या दूसरी जगह पे भी ये लिखे जाते थे, ठीक है, ये होते थे नेशनलिस्ट सिंबल। अब इसमें लैंग्वेज ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है नेशनलिस्ट फीलिंग लाने में।
I will give you here in your book, in your chapter, example is given कि रशिया ने कैसे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और पॉलिश लैंग्वेज को खत्म कर दिया, कि रशियन लैंग्वेज ही अब आप अडॉप्ट करोगे और रशियन कल्चर को ही अडॉप्ट करोगे। बट पोलैंड के बहुत से चर्चेस में वहां पे प्रीस्ट जो थे, बिशप, वहां पे स्पीचेस जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज में देते थे। ओके और बहुत से इसी तरह से इंटेलेक्चुअल वर्कर भी पॉलिश लैंग्वेज को अपने भूले नहीं, उसी को रिवाइव किया, पॉपुलराइज किया। तो गुस्से में आके जब रशिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो बहुत से एग्जाइल में भेज दिए गए सर्बिया में और काफी भाग गए, बट फिर भी उन्होंने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, अपनी लैंग्वेज को रिवाइव, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया। सो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द nationalism. Okay, then we are moving towards the next topic, that is hunger, hardship and popular revolt. Hunger और hardship, भूखमरी। ओके हार्डशिप का बहुत सख्त समय आया है 1830s में। इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा हो गई है। हमने किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह से आई थी। ओके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से पीजेंट की लाइफ हार्ड, उनको जितना भी उनका खर्च होता है, लैंड रेवेन्यू पहले ही देने पड़ती थी, कब्जा कर लिया उनकी जमीनों के ऊपर, इंडस्ट्री सेट होनी शुरू हो गई और जो शहरों में तो इंडस्ट्री सेटअप होगी जमीनें, और जो गांव में थे उनको उनकी फसल का पूरा मिलता नहीं था पैसे, और वो भाग के वर्कर बन के वहां पे के, इस तरह से एक टफ टाइम हो गया, जितने काम था उतना उनको पेमेंट नहीं मिलता था। ओके सो ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी अपनी तरफ से लूट रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड अपनी तरफ से आ रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अलग से बन गई। तो पुअर लेबर पीजेंट, उनके लिए ये बड़ा हार्ड टाइम था, हंगर था, और यहाँ पे पूरे यूरोप में बहुत बुरे हालात थे ऐसे टाइम में कि किस तरह से कैसे गुजारा किया जाए। Okay, I will discuss the next topic in next video. That's all for today's topic. I hope you understood today's topic. But one thing, you have to go through these topics step by step. Then you will not get any problem. In the end of this chapter, I will upload the video on the mind map. Okay, step by step I will explain the each and every incident of this chapter again, so that the chapter, okay, I want to facilitate your work and you memorize the chapter very easily from that way. Before leaving, I want to remind you, please subscribe, like and share my channel to all. That's all from your Aradhana ma'am.